Good morning, student. As you know that yesterday we read chapter number 5th, primary activities, topic types of types of activities, what is economic activities and types of activities, primary activities, food gathering, livestock rearing, nomadic herding, commercial livestock rearing, subsistence agriculture, shifting agriculture and plantation agriculture. Today we proceed this chapter, and today first we start the next type of agriculture, that is extensive commercial grain cultivation. It means विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि. विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, जैसे कि हम पहले वर्ड मीनिंग पे जानते हैं, एक्सटेंसिव यानी जो कि एक बहुत बड़े खेतों के अंदर साइज ऑफ फार्म जो होगा खेत का वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, यानी जो बहुत बड़े पैमाने पर जो कल्टीवेशन होगा. कमर्शियल इट मीन्स वाणिज्यिक, यानी इस खेती का जो संबंध होता है वो बेसिकली सोर्स ऑफ इनकम के रूप में होता है. अपना पेट या फैमिली के लोगों की जो नीड्स है, जो उनकी भूख है वो ख़त्म करने के लिए वो नहीं होता है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करना होता है. इसलिए ये एग्रीकल्चर की जाती है. ग्रेन बेसिकली इसके अंदर वो क्रॉप्स उगाई जाती है, अनाज जो कि खाने के काम में आती है. जैसे कि सबसे ज़्यादा इसमें मेजर रूप से है वीट यानी गेहूँ और मेज यानी अनाज. ये दो बड़ी मुख्य फसलें इसके अंदर होती है. अब बात करते हैं कि ये किस जगह की जाती है. एक्सटेंसिव जो कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है बेसिकली ये अर्थ के मिड लेटीट्यूड एरियाज़ के अंदर की जाती है, यानी बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ सब ट्रॉपिकल रीजन एंड सब आर्कटिक रीजन, यानी लगभग 35 डिग्री से लेके और लास्ट के अंदर 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीच के अंदर नॉर्दर्न हेमस्फीयर और सदर्न हेमस्फीयर दोनों के अंदर ये एग्रीकल्चर की जाती है. और ये जो एग्रीकल्चर है बेसिकली इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, यानी महाद्वीपों के आंतरिक जो भागों हैं उन भागों के अंदर ये एग्रीकल्चर की जाती है. एंड मेजर क्रॉप्स ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर इज़ वीट एंड अदर क्रॉप्स आर कॉर्न इट मीन्स मैज, बार्ले यानी जौ, ओट्स यानी राई. ठीक है, ये अन्य फसलें हैं जो इसके अंदर की जाती है. अब इसकी जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप लिख लीजिए, मैं बताते जा रहा हूँ. नंबर 1, लार्ज साइज ऑफ फॉर्म इन 100 ऑफ हेक्टेयर्स. इट मीन्स इसका जो आकार होता है, खेतों का आकार, वो काफ़ी विस्तृत होता है और ये सैकड़ों हेक्टेयर्स के अंदर, इट मीन्स हम कहें कि लगभग 500-600 बीघा जो ज़मीन है, इतने बड़े बड़े इसके अंदर फार्म होते हैं. उन फार्मों पे ये एग्रीकल्चर की जाती है. दूसरा, प्लोइंग टू हार्वेस्टिंग आर डन बाय टोटली मशीनरी, यानी बुआई से लेके, जुताई से लेके, कटाई से लेके और बाद में जो गेहूं निकालने से लेके सभी अधिकांश एक्टिविटीज़ मशीनरी के द्वारा संपन्न की जाती है. इट मीन्स द मिनिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन लेबर, यानी मानवीय जो श्रम है वो इसके अंदर बहुत कम मात्रा के अंदर यूज़ के अंदर लिया जाता है. अब बेसिकली जैसा कि हमने फीचर्स पढ़े, बड़े आकार के खेत होते हैं, मशीनरी का ज़्यादा उपयोग होता है. अर्थात स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार की एग्रीकल्चर उन एरियाज़ में नहीं की जा सकती जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर साइज़ ऑफ फार्म क्या होगा, छोटा होगा. तो बेसिकली ये वहाँ की जाएगी. और दूसरा, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, मशीनरी का ज़्यादा उपयोग है, यानी उन कंट्रीज़ के अंदर की जाएगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा है, यानी पर कैपिटा उन कंट्रीज़ के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा है. अगला इसका फीचर्स है यील्ड पर एकड़ इज़ लो. देखिए इसके अंदर होता है प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, कम होता है, लेकिन पर कैपिटा प्रोडक्शन क्या होगा, वो ज़्यादा होगा. जबकि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन पर कैपिटा जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा. वो पर कैपिटा कम इसलिए हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर आर वेरी मच. इसके अलावा ये वर्ड के अंदर वही रीजन है जैसा कि मैंने बताया, टेम्परेट रीजन, जिसको
यूरेशिया में स्टेपी कहा जाता है, अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका के अंदर इसको पंपास कहा जाता है, साउथ अफ्रीका में इसको वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में इसको कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये कमर्शियल एक्सटेंसिव जो ग्रेन एग्रीकल्चर है इसके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वर्ल्ड का मैप है, इसके अंदर देख सकते हो यूरोप और एशिया के बीच के अंदर ये पूरा स्टेपी रीजन है, जो बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है 2 कंट्रीज़ के अंदर है, पहला रशिया और दूसरा यूक्रेन। नॉर्थ अमेरिका में देख सकते हो कनाडा और अमेरिका के जो निकटवर्ती एरिया है, बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर ये प्रेरी रीजन है। साउथ अमेरिका में देख सकते हो, नीचे की तरफ देख सकते हो अर्जेंटीना, पराग्वे, यूरुग्वे, इन कंट्रीज़ के अंदर ये है। अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका का साउथ वेस्ट पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये एग्रीकल्चर की जाती है। अगली एग्रीकल्चर है मिक्स्ड फार्मिंग, जैसा कि आप स्क्रीन के अंदर भी देख रहे हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का अब देखिए, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होगा, 2 चीज़ें एक साथ की जाएगी, यानी ये कम्प्लीटली एग्रीकल्चर है। इसके अंदर क्रॉप कल्टीवेशन भी होगा, और क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ जो फार्मर है वो अपने साथ में एनिमल हस्बेंड्री का भी काम करेगा, यानी पशुपालन की भी वो क्रिया करेगा। लेकिन पशुपालन जो होगा वो नोमैडिक हर्डिंग के रूप में न होकर क्या होगा, एक परमानेंट लाइव स्टॉक रियरिंग होगी, यानी स्थायी पशुपालन के रूप में ये किया जाएगा। इसके अंदर क्या किया जाता है, जितना भी एरिया उसके पास उसको कई भागों में बांट देते हैं, और उसके अंदर कुछ पार्ट्स ग्रासलैंड के रूप में छोड़ा जाता है, ताकि उसको जो उसके जो कैटल्स हैं उनके लिए उनको फोडर यानी चारा मिल सके। और कुछ पार्ट्स के अंदर वो क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर यानी ग्रेन यानी अनाज का उत्पादन किया जाता है। तो ये दोनों एग्रीकल्चर एक साथ की जाती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देख सकते हैं हमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको पूंजी निवेश चाहिए। इसके अलावा मशीनरी का यूज़ इसके अंदर ज़्यादा होगा, यानी इसके अंदर एक्सटेंसिव जो कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर है उसकी विशेषता भी पाई जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ इसके अंदर लाइव स्टॉक रियरिंग का भी काम होता है, यानी पशुपालन का भी काम होता है। और अगला जो है फॉडर क्रॉप्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, यानी फोडर यानी जो चारा की जो फसल है वो भी इसके अंदर की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट डेयरी फार्मिंग, यानी जिसके अंदर जो मिल्क से रिलेटेड जो चीज़ों का प्रोडक्शन होता है वो डेयरी फार्मिंग के अंदर आएगा। ये देख सकते हो स्क्रीन के अंदर जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। डेयरी फार्मिंग जो है वो एक्चुअली मिड लेटीट्यूड और हाई लेटीट्यूड के बीच के अंदर की जाती है, यानी लगभग ये 40 से लेके 60 डिग्री लेटीट्यूड के अंदर ये एग्रीकल्चर की जाती है। और यहाँ पर जो है वो अधिकांशतः क्या है कि लगभग थोड़ी बहुत मिल्ड यानी कहें कि ऐसी क्लाइमेट पाई जाती है जहाँ पर अधिकांश टाइम क्या है सर्दी हो, ज़्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं की जाती है। दूसरा, इसके अंदर देखिए जिस प्रकार उन्नत टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ में ली जाएगी डेयरी फार्मिंग के अंदर, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है ये डेयरी फार्म इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये डेयरी फार्म दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर जानवरों को रखने का रहने का जो है वो आप डायग्राम देख के देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर क्या डेयरी फार्मिंग इसी प्रकार से की जाती है या अलग रूप में की जाती है। यहाँ पर जिस प्रकार हमारे यहाँ पर एक ह्यूमन बींग्स का ट्रीटमेंट होता है उसके लिए केयर की जाती है, यानी उसके लिए जैसे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है उसकी हर एक चीज़ों को देखा जाता है, उसी प्रकार इन डेयरी फार्मिंग के अंदर ये जो जानवर है इन जानवरों का, एनिमल्स का, इनकी मेडिकल चेकअप रेगुलरली होता है। इनके लिए इनका क्लाइमेट का पूरा ध्यान रखा जाता है, न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा सर्दी हो। इवन यदि ज़्यादा गर्मी होती है तो कूलर से ऐसी चीज़ें भी यूज़ में ली जाती है। वैक्सीन्स इनको दिया जाता है ताकि कई प्रकार के रोग हो। देखिए ये इतने उन्नत किस्म के होते हैं जानवर, जिस प्रकार जैसे हम गाय के अंदर बात करें, जर्सी गाय होगी, होलिस्टन गाय होगी, ठीक है। ये जो गायें होती हैं ये पर डे का लगभग 30 लीटर 50 लीटर दूध देती है। और इंडिया के अंदर देख सकते हो कि इंडिया की जो नस्ल है गायों की वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीटर 4 लीटर, इसलिए जो कॉलोनियल पीरियड के दौरान ब्रिटिश लोग हैं वो इंडियन जो गाय थी उसको कहा करते थे 1 कप ऑफ टी काऊ के नाम से इसको जाना जाता था, क्योंकि दूध बहुत कम मात्रा में देती है। क्योंकि हमारे लिए जानवरों के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है
मेडिकल इनका रेगुलरली ध्यान दिया जाता है। पूरी हर प्रकार से इनकी एक एक चीज़ यहाँ पर की जाती है। इसके बाद में मिक्स्ड फार्मिंग के बाद में हम देख सकते हैं और भी कई चीज़ें हैं इसके अंदर मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर, जिसके अंदर देख सकते हो कि हाँ, ये रीजन भूल गया था मैं कि ये मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ कहाँ की जाती है। मैप में देख सकते हो, ऊपर मैप दिखाया हुआ है कि मैप के अंदर देखने पर हमें पता चल रहा है कि ये जो है एशिया के अंदर देख सकते हो कि जो स्टेपी रीजन है उससे जस्ट नॉर्दर्न साइड के अंदर ये एग्रीकल्चर की जाती है। यानी ये एग्रीकल्चर देख सकते हो रशिया का अपर पार्ट है। इसके अलावा लाटविया, एस्टोनिया, डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी का अपर पार्ट हो गया, फिनलैंड हो गया, इन कंट्रीज़ के अंदर ये एग्रीकल्चर की जाती है। उसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी डेयरी फार्मिंग की जाती है। साउथ अमेरिका में भी देख सकते हो, साउथ अफ्रीका में भी देख सकते हो, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर डेयरी फार्मिंग की जाती है। वहाँ पर देखा होगा डेयरी फार्मिंग से न केवल मिल्क प्राप्त किया जाता है बल्कि मिल्क पाउडर बनाकर भी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। पनीर बनाया जाता है, पनीर के अलावा मक्खन बना के, घी बना के इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि दूध को एक्सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा जब तक अदर कंट्रीज़ के अंदर पहुंचाया जाएगा। अगला बात करते हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। अब भूमध्य सागरीय देखिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि भूमध्य रेखा और भूमध्य सागर बोथ आर नॉट सिमिलर। द डिस्टेंस इज़ वेरी मच बिटवीन द भूमध्य सागर एंड भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, वो 0 डिग्री लेटीट्यूड पे है, जबकि जो भूमध्य सागर है जिसको इंग्लिश में मेडिटेरियन कहा जाता है, ये जो सागर है ये लगभग 35 और 40 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में, तो दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। हम मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। मेडिटेरियन जो एग्रीकल्चर है इसके अंदर देखिए बहुत अच्छी, यानी मैं कहें कि हेल्थफुल क्लाइमेट है। कभी भी ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है इस क्लाइमेट के अंदर। और इस क्लाइमेट के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो सिट्रस फ्रूट्स का होता है, यानी खट्टे और रसदार फलों का प्रोडक्शन इस एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा किया जाता है। और भूमध्य सागर के अंदर देख सकते हो, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, यूरोप ये अफ्रीका के बीच का ये जो पार्ट है ये पूरा क्या है, भूमध्य सागर है। तो इसके जो निकटवर्ती जो कंट्रीज़ हैं, भले यूरोपियन कंट्रीज़ में हम इटली की बात करें, फ्रांस की बात करें, यूगोस्लाविया की बात करें, तुर्की की बात करें, लेबनान की बात करें, इधर इज़राइल की बात करें, और नॉर्दर्न जो अफ्रीका है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनेशिया है, इनका ये जो निकटवर्ती एरिया है यहाँ पर ये एग्रीकल्चर की जाती है। इस एग्रीकल्चर के अंदर खट्टे एवं रसदार यानी अंगूरों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। और यहाँ पर एक नंबर का और सवाल बनता है, सवाल आ सकता है, विटीकल्चर क्या है? ठीक है, तो विटीकल्चर क्या होता है, अंगूरों की खेती करना क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है। ठीक है ना, टू द कल्टीवेशन ऑफ ग्रोप्स इज़ नोन एज द विटीकल्चर, यानी अंगूरों का जो उत्पादन किया जाता है, जो एग्रीकल्चर की जाती है, उसको विटीकल्चर कहा जाता है। और यही वो एरिया है मेडिटेरियन एरिया जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वाइन बनाने का काम होता है। क्योंकि वाइन जो हो सबसे ज़्यादा, जैसा कि मैंने पढ़ा है कि ग्रेप्स से जो बनी हुई वाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम क्वालिटी की मानी जाती है। और तो वो इसी रीजन, क्योंकि ग्रेप्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए यहाँ ग्रेप्स से वाइन बनाने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट के अंदर जैसे ऑरेंज हो गई, माल्टा हो गया, किन्नू हो गया, इसके अलावा लेमन हो गया, इन सब चीज़ों का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के अंदर। मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, विटीकल्चर हमने बता दिया। अगला जो प्रकार है वो है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। देखिए हॉर्टिकल्चर का भी एक सवाल आ सकता है कि हॉर्टिकल्चर क्या है। देखिए हॉर्टिकल्चर के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सिर्फ कोई यदि किसान इन दोनों का प्रोडक्शन करता है, इन दोनों को उगाता है, तो वो क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अधिकांश हॉर्टिकल्चर कहाँ की जाएगी, जहाँ पर मार्केट होगा। और मार्केट यानी बड़े बड़े जो शहर है उनका जो निकटवर्ती जो एरिया है, यानी सब अर्बन जो एरिया है, वहाँ पर ये हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा की जाती है, क्योंकि निकट में ही मार्केट अवेलेबल है, इसलिए
वहाँ पर इसका कंजप्शन हो जाता है। इस प्रकार ये एक हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। इसके बाद के अंदर कोऑपरेटिव और कलेक्टिव फार्मिंग। देखिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोऑपरेटिव और कलेक्टिव। कोऑपरेटिव, ठीक है, और जैसे अपन कहते हैं ना यार ये तो कोऑपरेटिव नेचर का पर्सन है, यानी सहयोगी प्रकार का प्रवृत्ति। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग के अंदर क्या किया जाता है कि व्यक्तियों के अपने अपने पर्सनल फार्म होते हैं, लेकिन क्या किया जाता है कोऑपरेटिव, जैसे हमारे यहाँ डेयरी सोसाइटियाँ बनी हुई है, आपको पता कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव कई प्रकार के बैंक बने हुए हैं, महिला कोऑपरेटिव बैंक बने हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है, यानी कई जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर या कई जो पुरुष होते हैं वो उसके सदस्य बनते हैं और सब मिलकर एक संस्था बनाते हैं, और वो जो संस्था होती है वो उनका कई प्रकार से सहयोग करती है। और भारत और राजस्थान की जो सरकारें हैं या राज्य सरकारें हैं वो भी इसमें पूरा सहयोग दे रही है। कोऑपरेटिव के अंदर सहकारिता विभाग भी बनाया गया है, उसके द्वारा किसानों को सस्ती मात्रा पे, जैसे ये फर्टिलाइज़र हो गए, डीएपी यूरिया उपलब्ध कराना, सीड्स हो गए, इन्हें सस्ती मात्रा पर यानी सस्ती दर पे उपलब्ध कराना, एग्रीकल्चर की इक्विपमेंट यानी जो जैसे हल है, ये जो सब चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराना। तो इन सब चीज़ों को सस्ती और जैसे लोन है, लोन देना है तो वो भी सस्ती मात्रा में इनको दिया जाता है ताकि किसान अपने अपने खेतों पर अपना अपना काम कर सके। तो सब लोग मिलकर एक संस्था बनाते हैं, उस संस्था को सरकार की तरफ से भी सहयोग दिया जाता है और इस सहयोग को बढ़ाते हुए एग्रीकल्चर की जाती है, वो कोऑपरेटिव फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सबसे पहले यूरोपियन कंट्री में स्टार्ट हुई और डेनमार्क इसके अंदर सबसे अग्रणी है, यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग का सबसे पहले प्रचलन डेनमार्क में चला और उसके बाद में फिर ये धीमे धीमे वर्ल्ड के लगभग कई एरियाज़ के अंदर ये फैली। और भारत के अंदर भी कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत सक्सेसफुल है, जिसका एक उदाहरण बता दूँ। जैसे हमारे दूध है, दो दूध है, या तो सरस डेयरी का आएगा या अमूल डेयरी का, ये दोनों भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जैसे सरस डेयरी की बात करें, पूरे राजस्थान की सरस डेयरी का हेडक्वार्टर जो है वो जयपुर के अंदर है, लेकिन हर ज़िले पे हेडक्वार्टर बनाओ, ज़िले से तहसील के अंदर बनाओ, तहसील से गाँव के अंदर छोटी छोटी दूध की सहकारी संस्थाएं बनी हुई होती है। और इस प्रकार कंप्लीट पूरे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्शन करके, जैसे अजमेर, हम आज एरिया की बात करें तो अजमेर पहुँचाया जाएगा और अजमेर जो डेयरी प्लांट्स है वहाँ से फिर दूध या जो भी चीज़ें बन के होती है फिर वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर या जहाँ भी नीडफुल एरिया हो वहाँ पर वो चीज़ें सप्लाई की जाती है, ये कोऑपरेटिव फार्म। उसी प्रकार अमूल डेयरी है, पूरे भारत में फैल हो गई। ठीक है, अमूल का मतलब क्या है, अमूल नहीं है, अमूल की फुल फॉर्म में AMUL, यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसके नाम से। कलेक्टिव फार्मिंग की जब बात करते हैं, सामूहिक कृषि, कोऑपरेटिव में सहयोग करते हैं लेकिन कलेक्टिव के अंदर सब लोग मिलकर काम करते हैं। बेसिकली जो कलेक्टिव फार्मिंग है वो साम्यवादी जो देश है यानी रशियन कंट्रीज़ है, इनके अंदर ये स्टार्ट हुई। यहाँ पर क्या किया जाता है कि सरकार अपने खेतों पर गांव के जो लोग हैं या जो भी लोग हैं उनको काम करने दिया जाता है। जो भी प्रोडक्शन होता है सब लोग मिलके खेतों पे काम करते हैं। जो भी प्रोडक्शन होता है गवर्नमेंट अपना हिस्सा रख लेती है, बाकी जो रिमेनिंग प्रोडक्शन है उसको काम करने वाले लोगों के अंदर बराबर हिस्से में बांट दिया जाता है, यानी सब लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं। इसको रशिया के अंदर कोल खोज के नाम से भी जाना जाता है। ये लिख लीजिए, 1 मार्क्स का सवाल पहले भी कई बार आ चुका है कि कोल खोज क्या है। यह सामूहिक कृषि को रशिया में किस नाम से जाना जाता है, तो रशिया के अंदर किस नाम से जाना जाएगा, कोल खोज के नाम से इसको जाना जाएगा। और जो पहले USSR था यानी सोवियत संघ, रूस जो था, उसके शामिल जो भी कंट्रीज़ थे सबके अंदर ये एग्रीकल्चर की जाती थी। अगले और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है माइनिंग। सभी को पता माइनिंग यानी जो अर्थ के अंदर रिसोर्सेज है, खनन है, यानी जो मिनरल्स है इनका एक्सट्रैक्शन करना, इनका उत्खनन करना क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। माइनिंग के बेसिकली 2 मेथड है, एक सरफेस माइनिंग है और दूसरा अंडरग्राउंड माइनिंग है। ठीक है, सरफेस माइनिंग है ना, ओपन कास्ट माइनिंग। सरफेस यानी धरातली, यानी जैसे जिस प्रकार मिट्टी को हमारे को चाहिए तो मिट्टी ऊपरी सतह पे मिल जाती है तो हम ले लेते हैं। उसी प्रकार जैसे रिवर्स है, रिवर्स एरिया के अंदर बजरी पाई जाती है तो उसका भी
माइनिंग करना यानी ऊपर एरिया से ना ऊपरी सतह से ले लेना, वो सरफेस माइनिंग कहलाती है ना, ओपन कास्ट माइनिंग। दूसरी अंडरग्राउंड माइनिंग, जो हमारी जो अर्थ है उसकी सतह यानी ऊपरी सतह से काफ़ी नीचे जो मिनरल पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर पहले एक टनल बनाई जाती है, सुरंग बनाई जाती है, उसके द्वारा अंदर जाके फिर खोद के मशीनरीज के द्वारा जो निकाला जाता है उसको क्या कहा जाता है, अंडरग्राउंड माइनिंग के नाम से इसको जाना जाता है। ये हमारा चैप्टर इसके साथ ही फिनिश है। फिर भी यदि किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी जो भी क्वेश्चंस है, अपनी जो क्वेरीज़ है उनको वहाँ पर भेज सकता है। इससे रिलेटेड जो वीडियोस थे वो भी मैंने आपको भेजे हैं, पूरा पीपीटी भी भेजा है, ठीक है, स्टडी नोट्स भी भेजे हैं। आप सब पहले अपने इसके कंप्लीट चैप्टर के नोट्स बनाइए और जो क्वेश्चन आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वो इसके अंदर आप लोग 5-7 सवाल कर लीजिए, ठीक है। कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।